Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video, I am going to discuss Unit 7th of BA Third Sem Political Process in India. And the unit number 7 is Challenges of Nation Building, which is Ethnicity, Language, Caste and Fundamentalism. Okay, so as I have already uploaded Unit 8th, so if you haven't watched the video, I will share the link of Unit 8th in description box or in the comment box too. And if you want to download the notes and PDF of this lecture or any particular lecture, so you can download the notes from the Telegram channel. I will also share the link of the channel in the description box. And let me tell you one more thing, that I have already uploaded a complete syllabus of BA Third Sem English. So I will share the link of that playlist in the description box. Okay, now let's start our today's topic. तो चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। मतलब जो आपका ये टॉपिक है नेशन बिल्डिंग और नेशनल बिल्डिंग के सामने क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष क्या चुनौतियां आने वाली हैं या क्या चुनौतियां अभी भी हैं या फिर विभाजन के बाद से रही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो देखिए, अगर मैं चुनौतियों की बात करूँ तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है या सांप्रदायवाद है या धर्म, जाति, भाषा, इस तरीके के फैक्टर्स रहने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, राष्ट्र एकीकरण के समक्ष चुनौतियां हैं। तो अब देखिए, राष्ट्र एकीकरण के सामने जो चुनौतियां हैं, क्षेत्रवाद है, धर्म संप्रदाय हो गए या संप्रदायवाद, अलगाववाद, तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, क्षेत्रवाद क्या होता है, धार्मिक संप्रदाय, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने यूनिट 8 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर भी हम उन्हीं सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने ही वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा क्या होती है, फिर राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। देखिए, वैसे इसकी परिभाषा इतनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी भी दार्शनिक की डेफिनेशन को लिखते हैं अपने आंसर में तो आपके आंसर्स को थोड़ा सा वो इफेक्टिव बना देता है, तो बस इसलिए हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली जो इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एकीकरण की बात करें तो शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि एकीकरण मतलब होता है एकता। अब एकता क्या है कि एकता किसी भी व्यक्ति की कोई मेंटल स्टेट या कोई सोशल साइकोलॉजिकल थिंकिंग या स्टेट हो सकती है, जो कि आपको क्या करके रखती है कि एक धागे में, एक सूत्र में या फिर मतलब एक कॉन्सेप्ट में जोड़ के रखती है। फिर आपके माइंड में एक आइडियोलॉजी रहती है कि हम सभी एक हैं। तो जब आपके अंदर इस तरीके की थिंकिंग होती है, हम सभी एक हैं, तो उस टाइम पे आप क्या नहीं कर रहे होते हैं, अपने आप को समुदाय का हिस्सा रखते हैं और किसी भी धार्मिक, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर, किसी भी फैक्टर के बेसिस पे आप अपने आप को उस ग्रुप से अलग नहीं रखते हैं। जैसे हम स्कूल पीरियड्स की बात करें तो जब हम बहुत ही नर्सरी या प्राइमरी क्लासेस में होते हैं तो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है जातीय, धर्म या इस तरीके के भेदभाव के बारे में हम नहीं सोचते हैं, या तो हम उस टाइम पे उन चीज़ों को नहीं जानते होते हैं या उस तरीके का इन्वायरमेंट हमें नहीं मिला होता है। तो तभी आपने देखा होगा स्कूल टाइम में, जैसे सभी बच्चे, उनको नहीं पता कि कोई बच्चा मोमडन है या क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है या कोई किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सभी वो साथ में खेलते, खाते पीते, हंसते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं कि हम अपने धर्म, अपनी जाति को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं। उसके पीछे फैक्टर ये है कि धीरे धीरे हमें वो एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाता है कि जिस तरीके की चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को या अपने रिलीजन्स को इतनी इंपॉर्टेंस देना क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो फैक्टर सोसाइटी से, स्कूल से या फैमिली से निकल करके आता है। तो वो सभी चीज़ें क्या है, चैलेंजेस की तरह हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा कि एक सूत्र में बांध करके रखना या हम सब एक हैं, इस तरीके की भावना रखना। अब अगर किसी दार्शनिक के अनुसार देखें तो यहाँ पर बशीरुद्दीन ने एक डेफिनेशन दी है कि एकीकरण का मतलब है सभी राज्यों के लोगों को बिना उनके धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव के एक सूत्र में बांधना, और वो भी इस चीज़ को फील करें कि हम सभी एक हैं, उनके अंदर भी एक होने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा और अर्थ क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। मतलब आपको ये जो हमने ऊपर पढ़ी है एस बशीरुद्दीन, ये ज़्यादा समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर एस राधाकृष्णन ने भी कुछ डेफिनेशंस दी हैं। उसके अलावा मायरन वीनर हो गए या एच ए गन्नी हो गए या फिर पर्निकर या जोशी। अगर इसमें हम देखें तो एस एम जोशी की डेफिनेशन काफ़ी छोटी सी है, तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगी, अपना आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने कहा है सामान्यतः इसका अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रीयकरण की भावना, राष्ट्रवाद को इन्होंने एक वर्ड में ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, अगर बात समस्याओं की आती है तो पहले हम जाएंगे अपने प्राचीन समय में। प्राचीन से यहाँ पर मतलब है जो स्वतंत्रता के बाद वाला पीरियड है, उससे पहले फ्रीडम के टाइम पे या पार्टीशन के टाइम पे हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं उनको बात करेंगे। ठीक है,
तो भारत की स्वतंत्रता के देखिए 75 वर्षों बाद भी मतलब आज भी वही क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। क्या भारत एक राष्ट्र है? अगर है तो ठीक है, मतलब क्यों है, या अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स हैं, या क्या ये कंप्लीटली एक तरीके से नेशन बन चुका है, कंप्लीट इसकी बिल्डिंग हो चुकी है, या राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएँ क्या-क्या हो सकती हैं, या जो समस्या हमने 75 वर्ष पहले फेस की, क्या वो हम आज भी फेस करते हैं, ठीक है? तो सरकारी भाषा आयोग के एक सदस्य हैं प्रोफेसर सुनील कुमार चटर्जी। देखिए, इन्होंने इस बारे में कहा है कि भारत के सामने यह खतरा है कि वह छोटे-छोटे सर्व सत्तावादी राष्ट्रों में बँट जाएगा। अब ये क्यों कहते हैं कि ये समस्या है? तो क्या चीज़ें इन्होंने ऐसी ऑब्ज़र्व की हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने डेफ़िनिशन दी है या फिर ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत के सामने ये चुनौतियाँ हैं कि वो छोटे-छोटे सर्वसत्तावादी राष्ट्र के रूप में बँट जाएगा। और यहाँ पे प्रोफ़ेसर आर भास्कर हैं, वो भी कहते हैं कि इस देश में यह मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा यह है या लगातार ये विकसित हो रही है कि भारत पर ब्रिटिश शासन की अंतिम शताब्दियों में देश में राष्ट्रीय एकता का जो विकास हुआ था वह 1947 के बाद से कमज़ोर पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश रूल में एकता थी? या उसके बाद में वो एकता हमें नज़र नहीं आई है या वो कमज़ोर पड़ती जा रही है? अब ऐसी भावना उत्पन्न होना, भारत का संप्रभु साम्राज्य राज्य ना होना, संप्रभु संपन्न राज्य ना होना। तो क्यों इन्होंने इन डेफिनेशंस को कहा है और इसमें ये क्या फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं? जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रादेशिकतावाद, इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने कारण बताया है कि यही वो चीज़ें हैं जो राष्ट्र के अंदर फूट डालती हैं, जो नागरिकों को छोटे-बड़े विचारों वाले समूहों में बाँट देती हैं, ठीक है? तो अगर आपसे सिर्फ राष्ट्र निर्माण की परिभाषा पूछी जाती है और क्वेश्चन देखिए आपको शॉर्ट में तो मिलता है, तो सिंपल आपको उसकी जो शाब्दिक अर्थ है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे या कोई एक आप डेफिनेशन लिख देंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस पे लिखना हो तो फिर आप ये 1947 के टाइम की जो कंडीशंस हैं या जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या-क्या हैं। तो देखिए, बाधाओं का पहले हम हेडिंग्स में चलते हैं, मतलब क्या-क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि आंसर अगर आपको शॉर्ट में लिखना है कि राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष क्या बाधाएँ हैं, तो फिर आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी, आप सिर्फ हेडिंग्स को लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के। तो पहली जो बाधा है वो भाषा है। भाषाई तौर पर किस तरीके से ये वाद-विवाद या किस तरीके से विभेद उत्पन्न होते हैं। फिर हमारे पास सेकंड है यहाँ पे क्षेत्रवाद, नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, जातिवाद और गरीबी, निरक्षरता। अब देखिए, आपके सिलेबस में ना एक और यूनिट है जिसमें आपसे सिर्फ ये टर्म्स ही पूछी गई हैं कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, या इन सब की डेफिनेशंस के साथ-साथ ना इनसे सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके आप सॉल्यूशंस दे सकते हो, इस तरीके का भी पूछा गया है। तो अगर आप इस यूनिट को अच्छे से करते हो या फिर राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली जो बाधाएँ हैं, इनकी परिभाषा अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके साथ-साथ वो यूनिट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधा, जो कि क्या है? भाषा है। देखिए, भाषा की बात करें तो हमें पता है कि भारत एक बहुभाषी राज्य है, ठीक है? मतलब भारत में अगर आप देखें तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत एक डाइवर्स कल्चर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है अभी-अभी जनरेट हुआ है या फिर पहले था अब नहीं है, तो जो कंडीशंस यहाँ पे पहले थी, अभी भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो प्रोग्रेस में ही है, पीछे नहीं है, ठीक है? तो 1927 में जो भाषा सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था, उसके अनुसार बताया गया था कि भारत में 179 लैंग्वेजेज़ हैं, 544 यहाँ पे डायलेक्ट्स हैं और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 15 भाषाओं का वर्णन किया गया था। और 71 अमेंडमेंट है, जिसमें 3 और भाषाओं को जोड़ा गया। अब बाद में ये 15 से हो जाती हैं 18, ठीक है? तो कौन-कौन सी 18 भाषाएँ हैं? अब एमसीक्यूज़ देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कौन-सी वो भाषा है या कौन-सी वो भाषा है जो उन 18 में नहीं आती है, जिनको हमने 71वें संशोधन में जोड़ने के बाद से बनाया था, ठीक है? या जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएँ हैं, उसमें से कौन-सी वो नहीं हैं। तो यहाँ पे असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तो इनको आप कहीं पे भी मतलब इसी तरीके से नोट कर लीजिए इन 18 को, और एक 1 से 2 बार आप इनको रिवाइज़ करेंगे, बाकी एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ से आप एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल पाएँगे, ठीक है? बाकी अगर हम सीसीएस की बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का पैटर्न मिलता है, एमसीक्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं संविधान में वो कौन-सा अनुच्छेद है जिसमें भाषाओं के बारे में कहा गया है। तो हमारे पास 343 आर्टिकल है, जिसमें भारतीय संघ की जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी को कहा गया है और लिपि हमने कौन-सी स्वीकार की है? देवनागरी लिपि, ठीक है?
तो ये भाषाओं से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये आपको याद रखना है 343, जिनके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे वो कुछ ऐसी फैक्चुअल डाटा या कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए 1967 में संसद ने राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया। अब इसके माध्यम से भाषाई प्रश्न पर हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बीच में समझौते का प्रयास किया गया, क्योंकि पूरे ही देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप साउथ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा ये हिंदी वाला इम्पैक्ट, तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स या थोड़े से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1967 में हमें एक अमेंडमेंट पास करना पड़ता है। ठीक है, अब बाद में प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर विवाद रहा, आंदोलन भी रहे। फिर राजनीति में भाषा की भूमिका इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि देश में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भाषा को ही आधार बनाया गया है। तो इस तरीके से भाषा एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्षेत्रवाद क्या होता है। देखिए सारे अर्थ आपको वैसे इस शब्द में ही मिल जाते होंगे। क्षेत्र किसी एक क्षेत्र से या एक मतलब रीजनल टाइप से हो जाएगा ये, कि क्षेत्रवाद या प्रादेशिकता क्या होती है कि सारे क्षेत्र या फिर एक सारी कंट्री या स्टेट की अपेक्षा किसी एक विशेष क्षेत्र के प्रति निष्ठा रखना। मतलब आपको किसी एक रीजन से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप अब उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि आप पूरे के पूरे नेशन को एक तरफ रखते हैं और अपने उस क्षेत्र को एक तरफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखा जाए तो फीलिंग तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं अलगाववाद वाली जैसी होती है, मतलब वही सेपरेशन वाली चीज़ें हैं जिनको हम बाद में अलग से भी पढ़ते हैं। तो भारत में प्रादेशिकता की समस्या बहुत ज़्यादा गंभ या ये देशव्यापी सिद्धांत बन गया है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे जब आप क्षेत्रवाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? तो बाकी एक पॉइंट जो आपका हर टॉपिक में या फिर हर हेडिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन चुका है क्षेत्रवाद, या शुरू से रहा है, या लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करता है, ये एक कॉमन सा पॉइंट हो जाएगा। अब इसके विकास के 3 प्रमुख कारण हैं कि ऐसा औद्योगिक या आर्थिक विकास जिसमें सामान्य व्यक्ति को बहुत कम लाभ हुआ हो, या क्षेत्र विशेष के लोगों का ये सोचना कि उनके विकास के लिए आधारभूत ढांचे हेतु केंद्र द्वारा राशि देने में अनदेखी की जा रही है। मतलब केंद्र सरकार से इनको अपने स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या फिर अपने डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए केंद्र से बहुत ज़्यादा फंडिंग इनको नहीं मिल रही है। अब नेताओं द्वारा शक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करना, या कभी-कभी क्षेत्रवाद का प्रचार करना, या इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना जिससे लोगों में वो क्षेत्रवाद की भावना ला सकें और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या कर सकें, निशाना बना सकें। तो इस तरीके के हथकंडे ये हमेशा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू भी अपनाए जाते हैं, या कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं। ठीक है? बाकी पीडीएफ में से आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको इसकी मतलब डेफिनेशन और उसमें डिटेल में पढ़नी है तो। तो अब यहाँ पे तीसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, सांप्रदायिकता। तो सबसे पहली चीज़ सांप्रदायिकता होती क्या है? राष्ट्र एकीकरण में ये सबसे बड़ी बाधा है। तो देखा जाए तो सभी ये बाधाएं हैं, तो सबको सभी के लिए कॉमन सी चीज़ की ये सबसे बड़ी बाधा है, ये इसको लिखने का कोई मतलब रेलेवेंसी रह नहीं जाती है। अब हम बात करें औपनिवेशिक काल में, तो ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, विभाजनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया, नीतियों को एक कारण बनाया जिससे वो देश में क्या करते रहे, सांप्रदायिक दंगों को भड़काते रहे। अब धीरे धीरे राजनीति से ही कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जन्म हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में किसी न किसी रूप में ये सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिकता हमेशा बनी रहती है। अब पिछले कुछ सालों का हम डाटा देखते हैं तो सांप्रदायिकता या उग्र रूप से हिंसा का उभर कर आना, अब किस तरीके से फिर ये जो सांप्रदायिकता है ये राष्ट्र को या लोकतंत्र को या धर्मनिरपेक्ष आधार को खराब करती है। अब देखिए राष्ट्र के अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह सा दिखाई पड़ता है ये बिल्कुल। अब धर्म पर आधारित दल तो समाज में सांप्रदायिकता फैलाते ही हैं, साथ साथ राष्ट्र दल भी किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, या फिर ये किसी और मुद्दे को अपना आधार बनाते हों। तो सांप्रदायिकता तत्वों, संगठनों, राजनीतिक संरक्षण, इन सब मतलब राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इन तत्वों को संरक्षण प्रदान करती हैं। अब इन तत्वों का इस्तेमाल हमेशा आपको कब देखने को मिलता है, चुनाव के समय में। ठीक है, इसी तरीके से राजनीति दल यदि धर्मनिरपेक्ष हों या फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर काम करें, तो इसमें भी वो क्या करने की कोशिश करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को अलग से काउंट किया जा रहा है, अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, या बार बार उनका नामांकन किया जा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता में मतलब देखा जाए तो देखिए पॉलिटिकल लीडर्स का तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही, बाकी कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं, या कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के कारण ही कुछ ऐसे संगठन बन जाते हैं, कुछ क्षेत्रीय संगठन आप इनको कह सकते हैं, जो इन सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाते रहते हैं। इन दंगों के पीछे आधार हमेशा धार्मिक या फिर मतलब मोस्टली तो आपको धार्मिक आधार ही मिलता है, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी आपको नज़र आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जातिवाद की। तो देखिए जातिवाद भारतीय समाज में परंपरावादी बहुलवादी समाज इसको कहा जाता है।
अब विविधता में एकता यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है, लेकिन यही विविधता है जो कई बार परेशानियों का कारण बनती है, क्योंकि विविधता सिर्फ आपको अपने कल्चर में नज़र आती है ना? तो उसी तरह की विविधता आपको लैंग्वेज में हो गई या फिर कल्चरल बेसिस पे होगी, रिलीजियस बेसिस पे हो गई, कास्ट बेसिस पे हो गई, हर तरीके से है। अब कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कभी न कभी प्रॉब्लम के रूप में आ ही जाती है। अब इतिहास और संस्कृति को अलग हटा करके हम बहुलवादी समाज और राजनीति को संबंध करें, तो देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक डेफिनेशन यहाँ पर दी है, या फिर जातिवाद को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यद्यपि जाति का एक सामाजिक बुराई के रूप में अंत हो रहा है, तथापि अब उसने एक राजनीति और प्रशासनिक बुराई का रूप ले लिया है। तो ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जातिवादी कहते हैं सामाजिक रूप से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक में राजनीति में या प्रशासन में इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है, क्योंकि कहीं न कहीं इस जातिवाद को आधार बना करके पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो हम जाति के प्रति निष्ठाओं को चुनाव जीतने के लिए या फिर नौकरियों में अधिक लोगों को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जातिवाद का इस्तेमाल बेशक समाज से धीरे-धीरे हट रहा है, अब वो प्रैक्टिकली कहें या रिटर्न में कहें वो बात अलग है। बट इसको आधार बना दिया गया है अभी के एक पॉलिटिकल प्रोसेस में, ठीक है? उसके बाद गरीबी कैसे रोल प्ले करती है, या फिर इलिटरेसी कैसे रोल प्ले करती है, या फिर सरकार की नीतियाँ हैं, अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने एसेज़ में लिखते आए हैं। तो इनको मतलब आप लिख सकते हो कि गरीबी कैसे रोल प्ले करती है, या गरीबी कैसे एक समस्या है नेशन बिल्डिंग के सामने, ठीक है? तो इस यूनिट का ये एक ही टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया है वीडियो में कि राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, क्या इसके समक्ष चुनौतियाँ हैं। अब इस वीडियो का मतलब इस यूनिट का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो समस्याएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, इनके उपाय क्या हो सकते हैं, इनका समाधान क्या हो सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।